हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिमोना अग्रवाल। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर। आज की डेट का ये है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हमें न्यूज़पेपर कवर करना चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं, इसलिए हमारी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करता है एंड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो इम्प्रूव करता है एंड प्लस हमारी जीए में तो हेल्पफुल होता ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमने जो एग्ज़ाम्स में ट्रेंड देखा है कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर से उठ के न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन के आ जाती हैं हेडलाइन से डायरेक्टली। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज यू नो दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम। तो मैं आज का जो न्यूज़पेपर आपको एनालिसिस करके बताऊंगी वो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी किस तरीके से मैं न्यूज़पेपर कवर करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आरबीआई ग्रेड बी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है एंड वो सिलेबस के किस पार्ट को कवर कर रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर 28 अक्टूबर का, ठीक है। ये इसमें पहला पेज ओपन है हमारा, तो इसको हम पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली न्यूज़ दे रखी है, एससी अलाउ गवर्नमेंट टू रिकंसिडर वीआईज एजीआर ड्यूज। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। मैं भी एक एस्पेरेंट हूँ, मैंने अभी कोई आरबीआई ग्रेड भी क्लियर नहीं किया है, तो हो सकता है कि मेरे पर्सपेक्टिव में थोड़ा डिफरेंस आ जाए, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दिस वीडियो एज एन एस्पेरेंट। तो अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा या आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी है न्यूज़ ये वाली लगी है, इकॉनमी एक्सेलरेटेड इन Q2 मोमेंटम टू सस्टेन। फाइनेंस मिनिस्टर का एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक इस पे आया है। तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, इस न्यूज़ में हमें। तो डिमांड इसमें दे रखा है, डिमांड कंडीशंस अक्रॉस रूरल एंड अर्बन इंडिया हैव इम्प्रूव्ड थ्रू द सेकेंड quarter 2025-26 and the momentum gained in Q2 is expected to continue in the upcoming months। ये हम मान सकते हैं कि क्वार्टर टू जैसे कि अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर होता है एंड जुलाई टू सितंबर सेकंड क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। सॉरी, सेकंड क्वार्टर ख़त्म हो चुका है सितंबर में। तो इसका डेटा आया है कि इसमें मोमेंटम था। मोमेंटम का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये फेस्टिव सीजन था। एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्गर डिमांड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐड किया है। डिस्पाइट अ फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी श्राउडिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एंड लिंगरिंग ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, द मिनिस्ट्रीज मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ फॉर September noted that India's trade performance in half year of financial year 26 reflects steady momentum and resilience, citing a 3% rise in merchant export and 6.1% uptick in service export। तो हमारे एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ से हमें एक ओवरव्यू मिल रहा है कि Q2 में हमारी इकोनॉमी अच्छी रही एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें केवल यही था पढ़ने के लिए। बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा कंपनीज से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्किप दिस पेज, मैं इस पेज को कवर नहीं करती हूँ, इस पेज को स्किप कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो रिलेटेड फ्रॉम कंपनीज, सो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स। ये जो पेज होता है इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स वाला, इट इज़ इसमें जो इस पेज में जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमी के सोशल इश्यूज़ वाला जो हमारा पोर्शन है उसको कवर कर रही होती है। तो ये पेज मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है और मैं इसको ज़रूर से कवर करती हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये वाला जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उनका स्वामीनाथन जी, उनका एक स्टेटमेंट है, नीड टू प्रमोट वाइडर यूज़ ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन। उन्होंने डिजिटल सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करने की कहीं ना कहीं और प्रमोट करने की बात कही है। तो इस आर्टिकल को हम रीड करने वाले हैं, ठीक है। एक बार रीड करते हैं इस आर्टिकल को क्या दे रखा है।
need to promote wider use of digital solution. Swaminathan says steps like ULI facilitate cash flow based lending. The focus should be on promoting wider adoption of digital solution to address challenges such as information asymmetry, financial literacy gap, and delayed payments, said Reserve Bank of India Deputy Governor Swaminathan Janakiramanji. He was chairing the 30th Standing Advisory Committee meeting to review the flow of credit to micro, small, and medium enterprises. The deputy governor said digital platforms such as trade receivable discounting system encourage alternative credit assessment model and ensure fair, transparent, and empathetic lending practices for the rehabilitation of distressed but viable units. He also urged MSME associations to play greater role in capacity building and bridging information gap to help enterprises better leverage formal financial channels. At the meeting, SAC reviewed the flow to credit to MSME and discussed ways to address the sector's credit gap. Cash flow based lending and digital solution to improve credit linkage, accelerate the adoption of trades, enhance the use of credit guarantee scheme, and support the revival and rehabilitation of MSME units were among the measures discussed. Swaminathan added that initiatives such as the Unified Lending Interface, the Account Aggregator Framework, and the Regulatory Sandbox are facilitating data-driven and cash flow-based lending. यहाँ पे उन्होंने डिस्कस करी है 3 पॉइंट्स. लैंडिंग इंटरफेस को इम्प्रूव, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो काफ़ी टाइम से डिस्कशन में है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है. Second, account aggregator framework. It is also improve our lending facilities because all the information is available only on one portal. तो अगर किसी भी कस्टमर को लोन लेना है तो उसको अलग अलग जगह से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और बैंक को भी बार बार कस्टमर से कोई भी डॉक्यूमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है. सारे डॉक्यूमेंट अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे. तो इट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी. एंड द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आर फैसिलिटी डेटा ड्रिवन. एंड अब तक टोटल 5 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आ चुके हैं. हर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की कुछ ना कुछ थीम रहती है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं. Industry associations highlighted challenges arising from geopolitical uncertainty and sought the intervention of the government regulators and banks. The 30th meeting of SAC to review the flow of credit to MSME sector was held in Coimbatore on 27 October. It was attended by RBI Executive Director and Additional Secretary from the Ministry of MSME, Joint Secretary from Department of Financial Services, Chairman of Small Industry Development Bank of India, and other senior representative. तो ये एक मीटिंग थी स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी, उसको लेकर पूरा डिस्कशन हुआ है और उसमें स्वामीनाथन जी का एक स्टेटमेंट आया है कि हमें क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं डिजिटल सॉल्यूशन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करना चाहिए, उनको एड्रेस करना चाहिए. ठीक है, तो आई फाउंड दिस आर्टिकल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फेज 2, तो इसीलिए मैंने अपने साथ ये डिस्कस किया. बाकी और देखते हैं और क्या क्या है इस पेज पे हमारे लिए. This one I found important. Monta makes landfall near आंध्र प्रदेश. ये पूछा जा सकता है कि मोन्टा एक साइक्लोन है, किस जगह पे है आंध्र प्रदेश. वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट एक जनरल अवेयरनेस के लिए उसको कर सकते हैं. VFS कैपिटल विड्रॉस एप्लीकेशन फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस. स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया था VFS कैपिटल ने और उसने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया. अब ये न्यूज़ यहाँ से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं है. ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे किस बैंक ने विड्रॉ कर लिया. ये पूछा जा सकता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर से जो भी करंट में चल रहा है उसका स्टैटिक हमें खुद से कभी कभी करना पड़ता है. तो हम यहाँ से इस न्यूज़ से ये कवर कर सकते हैं गूगल करके सिंपली कि बैंक लाइसेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं. अगला हमें दे रखा है बैंक फेवर डायरेक्ट असाइनमेंट ओवर को लैंडिंग. ठीक है, ये आर्टिकल मैंने सुबह रीड कर लिया था तो एक बार मैं आपको सिंपली ओवरव्यू दे देती हूँ. आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं बाद में. इसमें दे रखा है कि एक बार जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिख भी जाए. अभी कहीं ना कहीं को लैंडिंग को लेके हमारे पास नए गाइडलाइंस आए थे तो इस आर्टिकल में एक डिस्कशन हुआ है NBFC के बैंक के ऑफिशियल के साथ. यहाँ पे लिखा हुआ है
We don't do much co-lending. We are happy with direct assignment. If anybody wants to do direct assignment with us, they can always reach us. Said V Vaidyanathan, managing director and CEO of IDFC First Bank. उनका स्टेटमेंट है. अब ये डायरेक्ट असाइनमेंट एंड को लेंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो इस आर्टिकल में यही दे रखा है कि जो डायरेक्ट असाइनमेंट होता है उसमें बैंक्स डायरेक्टली एनबीएफसी से परचेज करते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है, banks may still prefer direct assignment over co-lending because they can have greater control of due diligence and risk and familiarity with its structure and a preference for retaining high margin loans, said senior bank official. Direct assignment is a method by which a financial institution like a bank buys a pool of loans directly from another entity such as an NBFC without a special purpose vehicle. This process allows the selling institutes to offload loans to free up capital while the buying institutions expand its loan portfolio and earns interest. Under this method, the buying bank directly acquires the ownership of the loan and the right to receive payments from borrower. तो ये होता है इसके अंदर. ठीक है, तो इस आर्टिकल में डायरेक्ट असाइनमेंट को लेंडिंग का डिफरेंस दिया गया है और बताया गया है कि बैंक्स जो है डायरेक्ट असाइनमेंट को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. इस पेज पे दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे. एक आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर का स्टेटमेंट. आरबीआई के कोई भी ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक ये वाली न्यूज़, ये वाली अगर हम हेडलाइन पे, गवर्नमेंट ओकेस प्रोजेक्ट वर्थ 5532 करोड़ अंडर ईसीएमएस. ईसीएमएस क्या है? ईसीएमएस है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम. अब ये ऐसे स्कीम के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है. इसमें केवल ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने 5532 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट कुछ प्रोजेक्ट है उनको ओके किया है. और बट यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमें इसका स्टैटिक भी कवर करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. हियर इज नथिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. एंड दिस वन इज़ ओपिनियन पेज एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको फेज 2 के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है किसी भी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग के लिए, तो मुझे ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है. यहाँ पे जो भी न्यूज़ चल रही होती है, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है उससे रिलेटेड, या कोई भी रिपोर्ट आई होती है तो उसको रिलेटेड पूरा पर्सपेक्टिव दिया होता है. कई बार होता है कि हम नहीं सोच पाते उतना, तो यहाँ से आर्टिकल को रीड करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इस पेज पे जो आर्टिकल मुझे इम्पॉर्टेंट लगा था वो ये वाला था, ओवरलैपिंग क्राइसिस, अ न्यू रिपोर्ट सजेस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सागर्बेटिंग पॉवर्टी. अब यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है, लेकिन उसको पॉवर्टी से रिलेट करके बताया गया. तो ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो हम इसको रीड करेंगे. Okay, so let's start. Climate change is not just a challenge for humanity in general. It has a key role to play in driving global poverty and inequality. तो यहाँ पे बताया गया कि क्लाइमेट चेंज कैसे ग्लोबल पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं उसको भी अफेक्ट करता है. दिस वॉज फाइंडिंग ऑफ द 2025 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट टाइटल ओवरलैपिंग हार्डशिप एंड क्लाइमेट हजार्ड्स. ये एक रिपोर्ट आई है ओवरलैपिंग हार्डशिप एंड क्लाइमेट हजार्ड, जिसमें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताया है और उसमें ये कहा गया है, द रिपोर्ट विच ओवरले क्लाइमेट हजार्ड डेटा विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डेटा स्पैनिंग हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम established that out of 10 people living in multidimensional poverty, or about 887 million people, are directly exposed to climate hazards such as extreme heat, floods, drought, or air pollution.
तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो जब भी कुछ भी ऐसी नेचुरल कैलेमिटी होती है लाइक फ्लड्स, ड्रॉट और एयर पॉल्यूशन, तो जो पॉवर्टी मतलब जो पुअर पीपल होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इन चीज़ों से, और वो इन चीज़ों से अफेक्ट होने के बाद उससे रिकवर भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके लिए बेसिक नीड्स ही कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाती हैं, और उसके बाद उनके साथ ये सारी चीज़ें और हो जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इससे रिकवर भी नहीं हो पाते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है या नेचुरल कैलेमिटी है वो पॉवर्टी को और इंक्रीज़ करती हैं, एनहेंस करती हैं और एग्जाकर्बेट करती हैं सिचुएशन को। तो प्रेजेंटेड अहेड द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस COP30, जैसा कि हमें पता है अभी COP30 होने वाला है नवंबर 10 एंड 21 ब्राज़ील में होने वाला है, तो उससे पहले ये रिपोर्ट आ गई है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और COP30 में एक डिस्कशन के लिए अच्छा पॉइंट भी है। द रिपोर्ट unequivocally says that climate crisis is reshaping global poverty. The report thus adds considerable heft to developing countries' demand that the developed world, with its deep historical responsibility for the toxic climate altering emission in the atmosphere, significantly raise its financial contribution towards the adaptation and migration efforts of the world's most vulnerable developing countries economies. Since climate change is a global phenomena, it is equally critical that countries work on mutually reinforcing climate action plan beyond the individual emission reduction targets adopted at Paris Agreement in 2015. इसमें कहा गया है कि जैसा जैसे इंडिविजुअली टारगेट थे, बट लेकिन एक क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल फिनोमेना है, तो सबको मिलके सारी कंट्रीज़ को मिलके काम करना चाहिए। द रिपोर्ट जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव। तो ये एक स्टैटिक पार्ट हो गया कि रिपोर्ट किसने दी है, तो यूएनडीपी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर रिपोर्ट प्रिपेयर की है। ठीक है। By exacerbating the daily challenges poor people face under these circumstances, extreme climate events only deepen their disadvantages, जैसे कि भी हमने डिस्कस किया था। It showed that among those assessed to be living in acute dimensional poverty, 651 million endured two or more climate hazards and 309 million faced three or four hazards simultaneously, a triple, a quadruple burden, according to the report, mainly on account of their limited asset or access to social protection services. High heat impacting 608 million poor people and air pollution 577 million are the most prevalent hazards globally. Flood prone regions and those affected by drought impacts 465 million and 207 million respectively. This convergence of the climate crisis and poverty is most prevalent in South Asia and Sub-Saharan Africa. Indeed, the outlook for India and its neighborhood is alarming. The report says 99.1% of the poor in the region are exposed to one or more climate shocks, and 91.6% of them face two or more such events, which is much higher than in any other region in the world. This is a wake-up call. Two major countries in the region, India and Bangladesh, have made considerable strides toward reducing multidimensional poverty. These findings suggest that both countries and others in the region needs to accelerate climate action strategy not only within their national boundaries but also in a coordinated manner to insulate their most vulnerable people. Most alarming, perhaps, the report predicts that without immediate remedial action, these burdens are likely to intensify. An analysis of the temperature projection data indicates that countries with a higher level of multidimensional poverty will experience the greatest increase in temperature by the end of this century. Once the elaborate political choreography of COP30 is set aside, the report could well contribute toward framing a meaningful agenda for the 10-day conference. तो ये हमें पॉइंट है इम्पॉर्टेंट इस रिपोर्ट के आने से COP30 को एक पॉइंट मिल गया डिस्कशन करने के लिए कि यहाँ कहीं ना कहीं तो हमने ये आर्टिकल देखा। ये आर्टिकल हमारा पॉवर्टी जो टॉपिक है डायरेक्टली हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स के, तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। इससे एमसीक्यू भी आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। तो अगर हमसे पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया तो हम इसको 100% कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फेज 2 के लिए। तो इस पेज पर मुझे यही वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा था, मैंने आपके साथ ही डिस्कस कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ दिया हुआ जस्टिस सूर्यकांत नेम रिकमेंडेड फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट है, अभी सीजे जब अपॉइंट हो जाएंगे तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा।
What happened? Why it is not opening? Smart investor. ये वाला जो पेज होता है वो हमारे फाइनेंस से इसमें हमें फाइनेंस के टॉपिक्स मिल जाते हैं. Like this one is SEBI proposes simplified rules for high value date listed companies. Let's read this article. What is covered in this article? Let's see. The Security and Exchange Board of India has proposed increasing the threshold for identifying high value debt listed entities from 1000 crore to 5000 crore in a consultation paper floated on Monday. The regulator has also proposed measure to ease compliance requirement for such entities. यहाँ पे जो high value debt entities हैं उनके लिए कुछ आया है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं. तो क्या आए हैं? लेट्स रीड. The increase in threshold could reduce the number of high-value debt-listed entities by nearly two-thirds, from 137 to 48. In the feedback from market participants, it was noted that current 1,000 crore threshold is disproportionately low for large-debt issuers, leading to regulatory burden. For instance, the top 50 non-banking financial companies have an average annual borrowing in the range 10,000 crore to 40,000 crore. तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनी की जो वैल्यू है वो पहले 1000 करोड़ थी, 5000 करोड़ कर दी गई है, क्योंकि 1000 करोड़ इज़ अ वेरी लो अमाउंट, डिसप्रपोर्शनेट था, इसीलिए इसको इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है, लेट्स रीड नेक्स्ट वन. Why it is opening very slowly in my system? What happened यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? So guys, it is not opening currently in my system. I don't know what has happened. तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा. ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जो भी कवर किया है एज एन एस्पिरेंट ही कवर किया है. आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस. ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियाँ भी हुई होंगी मुझसे, तो प्लीज़ आप ज़रूर पॉइंट आउट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ एंड आपको भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिला होगा. एंड ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है वीडियो, एंड कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा. सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.